My name is Vijay Dhoke, and I'm director at New Vision IS Academy. I'm working there at from last 13 years. तो मैं आपको आज कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए हम अप्लाई करते हैं, उसके लिए मैं आप लोगों को गाइड करना चाहूँगा, क्योंकि मैं उसमें 13 साल से काम कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं जो सबसे टॉप पे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जिसे हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज कहते हैं, यूपीएससी सिविल सर्विस यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो एग्जाम कंडक्ट करता है सुपर क्लास 1 पोस्ट के लिए, टॉप ब्यूरोक्रेट्स के लिए, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईआरटीएस, ऐसे 23 सर्विसेज उसमें है। वो सारे सुपर क्लास 1 के पोस्ट हैं जो हम मूवीज में देखते हैं, हम जो रास्ते पे बैक ऑन वाली गाड़ियां देखते हैं, हम कलेक्टर लोग देखते हैं, पुलिस ऑफिसर्स देखते हैं। तो बचपन से मुझे भी याद है कि हम लोग सोचते हैं कि यार लाइफ में हम कुछ बने इस तरह से, क्या हम लोग भी इस तरह हमारा लाइफ हम देश के लिए कुछ कर सकते हैं, we can go into this decision making platform। तो ये जो एग्जाम है यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेनली, तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज में एग्जाम में आप अगर ये एग्जाम क्रैक करते हैं तो आप इन सर्विसेज में जा सकते हैं। तो यूपीएससी का जो एग्जाम है ये 3 स्टेजेस में होता है। पहला स्टेज होता है प्रीलिम्स, जिसे हम सीसैट भी बोलते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो प्रीलिम्स में 2 पेपर्स होते हैं। 2 पेपर्स में एक होता है जनरल स्टडीज, एक होता है एप्टीट्यूड। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर एग्जाम में अभी यही चीजें आने वाली है, जनरल स्टडीज एंड एप्टीट्यूड। तो जनरल स्टडीज 1 में आपको वही चीजें पढ़नी है जो हम लोगों ने 10वीं तक पढ़ी है, आगे भी पढ़ना है, बट जो बेसिक है वो 10वीं तक का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स तो हमने ज्यादा नहीं पढ़ा, बट हम न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत अगर है, न्यूज सुनने की आदत है, ज्योग्राफी हमने देखा, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैथ्स का कुछ पोर्शन है। मैथ्स से डरने की जरूरत नहीं है, मैथ्स का कुछ पोर्शन उसमें है। तो जनरल स्टडीज जो है तो ये हमें स्टार्ट जो है वो एनसीईआरटी बुक से करना है। सीबीएसई बोर्ड के जो बुक्स होते हैं उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, साइंस एंड मैथ्स, ये हम जनरल स्टडीज 1 के लिए हमको पढ़ना है। तो ये हम पढ़ सकते हैं 6 स्टैंडर्ड से लेके 12 स्टैंडर्ड तक। तो 6 स्टैंडर्ड से 12 स्टैंडर्ड तक पढ़ने की जरूरत क्यों है? तो इसकी जरूरत इसलिए है कि हम 6 स्टैंडर्ड से जब पढ़ेंगे तो वो बेसिक से हम पढ़ेंगे। तो ये नहीं होगा कि भाई हम स्टेट बोर्ड से पढ़े हैं या हम रूरल बैकग्राउंड से है, हमने ये नहीं पढ़ा वगैरह वगैरह। और एनसीईआरटीज में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बहुत ही अच्छे कंसेप्ट्स दिए हुए हैं और छोटी छोटी बुक्स है, पढ़ने में मजा आता है, इंटरेस्ट आता है, हमारे कंसेप्ट्स और भी स्ट्रांग हो जाते हैं। तो ऐसा हम जनरल स्टडीज 1 का प्रिपरेशन करते हैं। तो ये जनरल स्टडीज 1 जो पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव है, दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें 200 क्वेश्चंस होते हैं, 100 क्वेश्चंस होते हैं, सॉरी 100 क्वेश्चंस होते हैं और 200 मार्क्स होते हैं। तो हमें क्वालिफाई करने के लिए, जो जनरल स्टडीज 1 है उसको क्वालिफाई करने के लिए 100 के आसपास ही मार्क्स लेने हैं। 50% के आसपास कट ऑफ जाता है, कभी 100 जाता है, कभी 102, कभी 108। तो उतने मार्क्स हमें जनरल स्टडीज 1 पेपर में लेने हैं। फिर सेकंड पेपर जो होता है वो एप्टीट्यूड होता है, उसको जनरल स्टडीज 2 पेपर बोलते हैं या सीसैट बोलते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, या मैथ्स का पेपर बोलते हैं। तो जनरल स्टडीज 2 पेपर में इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन होता है, जैसे हमें 10th में जो पैराग्राफ्स होते हैं उसके आंसर्स हमें, क्वेश्चंस और आंसर्स हमें करने हैं, उस तरह से कॉम्प्रिहेंशन होता है। वो होता है 42%, 45%। तो मैक्सिमम लोग उसी पेपर में, उसी एरिया में स्कोर कर लेते हैं। फिर होता है रीजनिंग और फिर होता है मैथ्स। अब ये रीजनिंग और मैथ्स या इंग्लिश जो है ये 10th लेवल का होता है, इसलिए रूरल बैकग्राउंड के बच्चों को ऐसा डरने की जरूरत नहीं है, मेहनत करनी है। तो जनरल स्टडीज 2 जो पेपर है वो क्वालिफाइंग है, उस पेपर में सिर्फ आपको 32% मार्क्स लेने हैं। मतलब
आपको 200 में से 70 के आसपास मार्क्स आप वहां आपको लेने हैं। जनरल स्टडीज 1 में आपको 100 के आसपास जो कट ऑफ जा रहा है उतना स्कोर आपको आना चाहिए। तो ऐसा प्रीलिम्स एग्जाम हो गया। सेकंड स्टेज होता है मेंस एग्जाम। तो इस मेंस एग्जाम में क्या होता है, ये एग्जाम डिस्क्रिप्टिव है। इस मेंस एग्जाम में आपको लिखना है। इसमें टोटल 9 पेपर्स होते हैं। तो 9 पेपर्स में आपको 2 पेपर कंपलसरी होते हैं, मतलब लैंग्वेज पेपर होते हैं। एक होता है इंग्लिश और एक होता है इंडियन लैंग्वेज। तो इंग्लिश तो सबको है ही। इंडियन लैंग्वेज में आपका कोई भी एक रीजनल लैंग्वेज ले सकते हैं, जिसमें आप हिंदी ले सकते हैं, मराठी ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, गुजराती, तमिल, जो भी आप कंफर्टेबल हैं वो एक लैंग्वेज पेपर आपको लेना है। तो ये दोनों जो पेपर है, इंडियन लैंग्वेज, इंग्लिश और इंडियन लैंग्वेज, तो इन दोनों पेपर में आपको सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स लेने हैं, वो भी 300 में से सिर्फ 75 मार्क्स। जो पेपर क्वालिफाइंग होगा इसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे टोटल स्कोर में। तो ये दोनों पेपर जो है आपको 25% मार्क्स आते हैं, तभी आपके जो बाकी पेपर्स हैं जनरल स्टडीज, ऑप्शनल वगैरह, वो चेक होते हैं, अदरवाइज वो पेपर चेक नहीं होते। तो फिर है जनरल स्टडीज 1, जनरल स्टडीज 2, जनरल स्टडीज 3 एंड 4, ऐसे 4 जनरल स्टडीज के पेपर्स होंगे। तो इन जनरल स्टडीज के पेपर जो है 4, ये डिस्क्रिप्टिव है, इसमें आपको चारों पेपर में लिखना है। तो जनरल स्टडीज 1 में है हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। अब हिस्ट्री और ज्योग्राफी में आपको, जैसे हमने प्रीलिम्स में एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न इंडिया पढ़ना है, मेंस में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री भी का भी पार्ट उसमें इंक्लूडेड है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो कुछ भी वर्ल्ड हिस्ट्री में कुछ भी पूछेंगे, ऐसा नहीं होता है। उनके कुछ एरियाज होते हैं, उसी एरियाज में वो क्वेश्चन पूछते हैं, स्पेसिफिक चीजें होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ही ऐसे वो पूछते हैं। तो वर्ल्ड हिस्ट्री की भी एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। तो ऐसा हिस्ट्री ज्योग्राफी का जनरल स्टडीज 1 पेपर हो गया। जनरल स्टडीज 2 जो पेपर है उसमें इंडियन पॉलिटी है और इंटरनेशनल रिलेशंस है। अब इंडियन पॉलिटी जो हम सिविक्स हमें 10th तक था वो हमें पढ़ना है। 11th 12th और ग्रेजुएशन में जो पॉलिटी होता है, मतलब 11th 12th का एनसीईआरटी पढ़ना है, वो सिलेबस में है। बाकी कुछ बुक्स है, 1-2 बुक्स आपको उसके लिए पढ़ने पड़ेंगे। इंटरनेशनल रिलेशन हम रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, पढ़ना चाहिए। कुछ न्यूज़ चैनल्स है, जो अच्छे न्यूज़ चैनल्स है वो हमें कोई एक फॉलो करने चाहिए। ऑनलाइन आप कहीं गाइडेंस लेते हैं तो आप ऑनलाइन उसका सपोर्ट ले सकते हैं। तो ऐसे जनरल स्टडीज 2 पार्ट आपको पेपर 2 मेंस में करना है। जनरल स्टडीज 3 जो है उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमी है, एनवायरनमेंट है, सोशल इश्यूज है। तो इन चीजों के लिए हमें इंडियन इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल इश्यूज, ये हमें पढ़ने हैं। इसके लिए हमें न्यूज चैनल्स जो है, या कोई भी आप ऑनलाइन स्ट्रीम यूज करते हैं, या न्यूज़पेपर रीडिंग तो बहुत ही जरूरी है। कुछ मैगजीन्स है, योजना मैगजीन, कुरुक्षेत्र मैगजीन जो पब्लिकेशन डिवीजन की आती है, इंडिया ईयर बुक है, एनसीईआरटी के बुक्स भी इसमें भी काम में आएंगे आपको। तो ये हमें पढ़ना है। जनरल स्टडीज 4 जो पेपर है वो 2013 में न्यूली इंक्लूडेड किया हुआ है सिलेबस में। तो जनरल स्टडीज 4 में है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। तो ये कोई मैथ्स का पेपर नहीं है। इसमें आपको ई गवर्नेंस, कोड ऑफ कंडक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स और ऐसे सोशल इश्यूज वगैरह, जो जो नई चीजें आती है, मतलब करंट बेस ये पेपर हम समझ सकते हैं। यहाँ आपका डिसीजन मेकिंग वगैरह या आपका थॉट प्रोसेस यहाँ चेक किया जाता है। तो ऐसे ये जनरल स्टडीज के 4 पेपर हो गए। इसके साथ ही हमें फिर एक सब्जेक्ट लेना है। हमारे चॉइस का एक सब्जेक्ट होता है जिसे ऑप्शनल सब्जेक्ट बोला जाता है। तो इसमें हमारे कई, मतलब साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, सारे फील्ड से ऑप्शनल्स है। तो आपके चॉइस का आपको एक सब्जेक्ट लेना है जिसके 2 पेपर होंगे। ये आपके चॉइस का है। ऐसा सब्जेक्ट लेना चाहिए जिसमें हमारा पूरी तरह से इंटरेस्ट है। और एक एडिशनल है कि अगर थोड़ा जीएस में उसका बेनिफिट मिल जाए, हमारा थोड़ा टाइम बच जाएगा, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी या
एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलोसॉफी, ऐसे सब्जेक्ट भी आजकल काफ़ी लोग ले रहे हैं। ये पॉपुलर सब्जेक्ट है, पब्लिक एडमिशन, ज्योग्राफी वगैरह। तो ऐसे सब्जेक्ट अगर आप लेते हैं तो जीएस का भी बहुत सारा पोर्शन उसमें कवर हो जाता है। मतलब थोड़ा टाइम भी बच जाता है और हमने 10 तक पढ़ा हुआ है तो थोड़ा इंटरेस्ट भी डेवलप हो सकता है। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट 4-5 साल इंजीनियरिंग का सिलेबस पढ़ते-पढ़ते बोर हो गए। फिर अगर इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट लेते हैं तो पढ़ नहीं पाते उस इंटरेस्ट से। तो बेटर है कि आप ऐसे कोई सब्जेक्ट लें, बट फाइनली इट्स योर चॉइस। आप उसके लिए गाइडेंस लीजिए, लेकिन डिसीजन आपको खुद लेना है, क्योंकि उसको आपको, आप कितने भी कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए लेकिन आपको खुद प्रिपेयर करना ही करना है। तो ऐसा ही ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा। ये इसके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। एक ही सब्जेक्ट लेना है, उसके 2 पेपर होंगे। तो ऐसा ये टोटल मेंस एग्जाम होता है, 9 पेपर्स है, उसमें 2 पेपर क्वालिफाइंग है, लैंग्वेज पेपर, और बाकी जो पेपर है उसके मार्क्स की टोटल होगी 1750 मार्क्स। तो 1750 में से कट ऑफ जाता है 700 या 800 के बीच। तो उतने मार्क्स, कभी 750, कभी 800, कभी पौने 800, ऐसे वो कट ऑफ जाता है। उतने मार्क्स आ गए तो आप इंटरव्यू के लिए या पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए आप क्वालिफाई होते हैं। अब इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट, उसको पर्सनैलिटी टेस्ट बोला गया है। तो पर्सनैलिटी टेस्ट मतलब आपका डिसीजन मेकिंग, आप हाउ यू हैंडल दिस सिचुएशन, हाउ यू प्रेजेंट योर पर्सनैलिटी, वो आपका नॉलेज चेक करने के लिए नहीं होता है। बट ऑब्वियसली उसमें आपका ग्रेजुएशन का जो स्पेशलाइज सब्जेक्ट होगा उसके बारे में थोड़े 4-5 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपके नेटिव प्लेस के बारे में, आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में, ये सारी बेसिक चीजें ये आपको पता होनी चाहिए। फिर सोशल इश्यूज, करंट इश्यूज क्या क्या चल रहे हैं, जैसे अभी कोविड-19 है, या डीमोनेटाइजेशन है, या इलेक्टोरल रिफॉर्म, इलेक्शन हुए हैं, या आपके एरिया में, जैसे हम विदर्भ से अगर बात करते हैं तो कॉटन इशू है, फार्मर सुसाइड इशू है, एसईजेड है। तो ऐसे इश्यूज हमें रेगुलरली पढ़ते रहने हैं इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए। इसका बेनिफिट हमें प्रीलिम्स मेंस में भी होता है। यूपीएससी का एग्जाम ऐसा नहीं है कि भाई मैं अभी प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहा हूँ या मेंस के लिए पढ़ रहा हूँ या फिर इंटरव्यू के लिए पढ़ रहा हूँ। स्टार्ट तो जो करना है आपको, ऐसा होलिस्टिक अप्रोच ही रखना है कि आपके कंसेप्ट स्ट्रांग बने, कि जैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उसको अपने लैंग्वेज में, अपने मीडियम में आप उसको अच्छे से एक्सप्रेस कर सकें। उसका लेवल अच्छा होना चाहिए। मतलब आप एक हर चीज को अलग अलग एंगल से सोचते हैं, वो वहां प्रोजेक्ट होना चाहिए। तो पढ़ते वक्त ना कि रटना, ना कि बस मैं इतने आवर्स पढ़ रहा हूं, ये जरूरी नहीं है। आपके कंसेप्ट कितने स्ट्रांग है, इसलिए कोई भी जो गाइड करते हैं यूपीएससी के लिए या कोचिंग क्लासेस, वो सब रिकमेंड करते हैं कि आप एनसीईआरटी बुक्स जो है वो थॉरोली पढ़ें। उसके 2 रीडिंग, 3 रीडिंग, 4 रीडिंग, 5 रीडिंग, ऐसा आप करते रहें। ऑनलाइन वीडियोस आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन बेसिक रीडिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि बेसिक रीडिंग करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आप जो ऑनलाइन वीडियोस देख रहे हैं या आप जो पढ़ रहे हैं इंटरनेट पे, वो सही है या नहीं है, या आपके लिए उसकी जरूरत है या नहीं है, ये आप तभी तय कर पाएंगे जब आपका बेसिक रीडिंग स्ट्रांग रहेगा। तो ये हो गया इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के मार्क्स जो होते हैं, जो 5 मेंबर्स का पैनल होता है उसके सामने आपका इंटरव्यू होता है। एक चेयरमैन होते हैं, 4 मेंबर्स होते हैं। तो 275 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। उसमें जो एवरेज मार्क्स होते हैं वो 160, 140, 160, 170 मार्क्स होते हैं। अगर अच्छे मार्क्स बोले जाए तो 180 के अबव जो है वो गुड मार्क्स होते हैं। टॉपर्स जो होते हैं, जो हाईएस्ट मार्क्स होते हैं, उसमें 210, 220 के आसपास मार्क्स जाते हैं। तो ऐसा ये मेंस का मार्क्स हो गया 1750 एंड प्रीलिम इंटरव्यू के मार्क्स हो गए 275। तो ऐसे 2025 में से जो आपका स्कोर आएगा उससे फिर आपका ऑल इंडिया रैंकिंग डिसाइड होता है। तो ऑल इंडिया रैंकिंग के हिसाब से फिर और आपको चॉइस भी देना है कि भाई मुझे आईएएस फर्स्ट प्रेफरेंस, मतलब आप जब मेंस का फॉर्म भरते हैं तब वहां पे पूरे सर्विसेज की लिस्ट दी रहती है, आपको प्रेफरेंस देने हैं। जैसे हम 10वीं 11वीं 10वीं के बाद कॉलेज का प्रेफरेंस देते हैं, वैसे हमें सर्विस का भी प्रेफरेंस वहां मेंशन करना है कि आईएएस हमें फर्स्ट प्रेफरेंस पे देना है, या किसी को आईपीएस फर्स्ट प्रेफरेंस देना है, आईएफएस फॉरेन सर्विस जो है थर्ड प्रेफरेंस देना है। ऐसे आपको सारे प्रेफरेंस देने हैं।
तो आपका ऑल इंडिया रैंक एंड आपका प्रेफरेंस, अगर आपका ऑल इंडिया रैंक अच्छा है तो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है वो देखा जाएगा। तो आईएएस में है, आप 100 में है, आपको आईएएस चाहिए, आईएएस आपने प्रेफरेंस में दिया है तो आपको आईएएस मिलेगा, यानी आप कलेक्टर वगैरह जो पोस्ट होते हैं वो आपको मिलेंगे। अगर आपने फर्स्ट प्रेफरेंस आईपीएस दिया है या आपका रैंक नीचे है, आईएएस फर्स्ट दिया है, तो सेकंड आपका ऑप्शन क्या है, आईपीएस दिया है, वो देखा जाएगा, उसके हिसाब से आपको सर्विस अलॉटमेंट किया जाएगा। तो इस तरह से ये होता है। स्टेट के भी जो होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, जैसे महाराष्ट्र से आईएएस की 22 पोस्ट है, तो उसमें से 11 पोस्ट जो है वो टॉपर्स को दी जाती है, बाकी फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वो अलॉट किए जाते हैं। तो इस तरह से ये सिविल सर्विसेज एग्जाम, यूपीएससी का जो सिविल सर्विस एग्जाम है वो कंडक्ट किया जाता है। इसके लिए जो है हमें, मैंने जैसे बताया कि एनसीईआरटी की जो बुक्स है वो पढ़ने हैं, सीबीएसई बोर्ड के, स्टेट बोर्ड के नहीं पढ़ने हैं। सीबीएसई बोर्ड के एनसीईआरटी बुक्स पढ़ने हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस, एनवायरमेंट साइंस, ये आपको पढ़ना है। न्यूज़पेपर रीडिंग रेगुलरली करना है, आप ऐप से करिए या हार्ड कॉपी लीजिए। रिसेंटली तो हम हार्ड कॉपी, तो आप इसमें द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस जैसे न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। कोई न्यूज़ चैनल फॉलो कर सकते हैं, कोई ऑनलाइन क्लासेस अगर आपको फॉलो करने करिए, लेकिन टोटली डिपेंड किसी भी कोचिंग क्लासेस पे या किसी भी सोर्स पे नहीं रहना है। हमें अपना प्रिपरेशन करना है, हमें खुद रीडिंग करना है, खुद अंडरस्टैंडिंग करना है। जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसमें कोई इशू पढ़ते हैं, तो हमें समझ में आता है कि उस इशू में एक्चुअल क्या है। हम उस चीज को लिंक करने की कोशिश करते हैं जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं या हम कुछ बुक्स पढ़ते हैं। क्वेश्चन उसी तरीके से आते हैं, क्वेश्चन डायरेक्टली किसी बुक से या किसी एनसीईआरटी से या किसी सोर्स से नहीं आते हैं। वो आपका थॉट प्रोसेस चेक करने की कोशिश करते हैं कि आप हर चीज को किस एंगल से देखते हैं। हाँ, तो उनको डिसीजन मेकर्स चाहिए। तो इस हिसाब से आपको अगर पढ़ना है तो आपको खुद रीडिंग करना, पढ़ना बहुत जरूरी, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। हम कई ऑल इंडिया टॉपर्स के इंटरव्यूज यूट्यूब पे कई चैनल्स पे देखते हैं, तो ऐसा होता है कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किए वगैरह वगैरह, लेकिन उनका उसके पीछे का प्रिपरेशन बहुत ज्यादा होता है, तो वो आप फॉलो करिए। इसके बाद हम एमपीएससी का एग्जाम देख सकते हैं, जो राज्य सेवा जिसे बोल सकते हैं, या कोई भी स्टेट सर्विसेज, एमपीपीएससी है या यूपीपीएससी है, झारखंड की जो है, या बाकी जो स्टेट की स्टेट सर्विसेज है, वो हम आजकल सारे एग्जाम्स का पैटर्न सेम हो रहा है। तो इन एग्जाम्स में एमपीएससी में महाराष्ट्र का जो एग्जाम है उसमें राज्य सेवा जो है उसमें भी यूपीएससी का जो पैटर्न है वही इसमें फॉलो किया जा रहा है पहले से ही। बस ये है कि 2013 तक स्टेट पे ज्यादा फोकस था, बट 2013 में जो पैटर्न चेंज हुआ उसमें उन्होंने इंडिया का पोर्शन ज्यादा ले लिया। तो हमें इंडिया का पोर्शन जो है वो यूपीएससी की तरह ही पढ़ना है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह वगैरह। तो उसमें वैसे ही 3 स्टेजेस में एग्जाम होती है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो मेंस और इंटरव्यू को एक ही स्टेज बोला जाता है, लेकिन बताते वक्त समझ में आने के लिए मैं 3 स्टेजेस बोलता हूँ, क्योंकि मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स ही टोटल होती है। तो फर्स्ट स्टेज में जैसे यूपीएससी के बारे में मैंने बताया, उसी तरह से एमपीएससी में भी प्रीलिम्स उसी तरह का होता है। जनरल स्टडीज 1 और जनरल स्टडीज 2 ऐसे 2 पेपर होते हैं। तो जनरल स्टडीज 1 में वैसे उसी तरह हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल इश्यूज, ये जनरल स्टडीज 1 पेपर में होते हैं। अब यहाँ कुछ पोर्शन जैसा है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इसमें कैसा कि स्पेसिफिक महाराष्ट्र बोला गया है, बट इंडिया का पोर्शन उसमें है ही। लेकिन रिसेंटली क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो इंडिया पे ज्यादा पूछ रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। यूपीएससी वाले ही कैंडिडेट्स काफी एमपीएससी का एग्जाम अपीयर कर रहे हैं, इसलिए आप शॉर्टकट यूज मत करिए। एनसीईआरटी के बुक्स एमपीएससी के लिए भी पढ़िए, थोड़ा ब्रॉडर व्यू रखिए। तो एमपीएससी के लिए भी आप इंडिया पे ज्यादा फोकस करिए, हिस्ट्री पढ़िए, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न इंडिया ज्यादा पढ़िए। ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में इंडिया एंड महाराष्ट्र है, पॉलिटी इंडिया एंड महाराष्ट्र, इकोनॉमी महाराष्ट्र एंड इंडिया, करंट अफेयर्स के लिए महाराष्ट्र, इंडिया एंड इंटरनेशनल वर्ल्ड, ऐसा आपको पढ़ना है। तो ऐसा जनरल स्टडीज 1 पेपर है,
जनरल स्टडीज 2 वैसे ही कॉम्प्रहेंशन, रीजनिंग और मैथ्स 200-200 मार्क्स का पेपर है, 100-100 क्वेश्चंस है दोनों, ऑब्जेक्टिव है दोनों, नेगेटिव मार्किंग है उसमें 1/3। तो इसमें यहाँ डिफरेंस ये है कि जैसे यूपीएससी में दोनों पेपर में क्वालिफाई करना था, लेकिन एमपीएससी में क्या है कि दोनों पेपर जो है, पेपर 1 एंड पेपर 2, इन दोनों की टोटल होती है। तो 200-200 400 मार्क्स से कट ऑफ लगता है। तो ये कट ऑफ देखिए, पहले 140-150 के आसपास होता था, जो 2018 में 248 गया। फिर उसके बाद अभी लास्ट ईयर 2019 में 197 वो कट ऑफ गया। कैटेगरी वाइज और फीमेल्स के लिए वो कट ऑफ थोड़ा कम रहता है, थोड़ा डिफरेंस होता है 4-5 मार्क्स का। तो हमें उतने मार्क्स वहां लेने हैं। फिर है मेंस। तो एमपीएससी मेंस जो है उसमें 6 पेपर्स होते हैं। तो एमपीएससी का जो मेंस है उसमें जो इंग्लिश और मराठी है, मराठी वहां कंपलसरी है। तो इंग्लिश और मराठी जो है इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव 50-50 मार्क्स का आपको लिखना है। जैसे जनरल पेपर 1 जो है वो 50 मार्क्स का इंग्लिश, 50 मार्क्स का मराठी, ऐसा एक पेपर है, 8 क्वेश्चंस होंगे उसमें। पेपर 2 जो है उसमें 50 मार्क्स का मराठी, 50 मार्क्स का इंग्लिश, वो ऑब्जेक्टिव होगा। पहला पेपर जो है डिस्क्रिप्टिव होगा। बाकी जनरल स्टडीज के इसमें 4 पेपर्स होते हैं। तो जनरल स्टडीज के जो पेपर्स है उसमें जनरल स्टडीज 1 जो है उसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी है, महाराष्ट्र और इंडिया, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। वर्ल्ड का पोर्शन एमपीएससी के एग्जाम में नहीं है। पेपर 2 जो है उसमें इंडियन पॉलिटी है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, महाराष्ट्र से रिलेटेड जो पॉलिटी है वो हमें पढ़नी है। जनरल स्टडीज 3 में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, इसमें करंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंडिया ईयर बुक जो है वो इसमें बहुत काम में आता है। आप योजना मैगजीन उसके लिए रेफर कर सकते हैं। कुछ जर्नल्स भी आते हैं वो उसके लिए रेफर कर सकते हैं। फिर जनरल स्टडीज 4 जो है इसमें आपको इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर है, एनवायरनमेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसके लिए भी बुक्स आते हैं, एनसीईआरटी भी पढ़िए, बुक्स पढ़िए, रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़िए इस पेपर के लिए। तो ऐसे ही जनरल स्टडीज के 4 पेपर हो गए। ये जनरल स्टडीज की चारों पेपर ऑब्जेक्टिव है। इसमें निगेटिव मार्किंग है, मिनिमम क्वालिफाइंग 42% मार्क्स आपको हर पेपर में इसमें लेने हैं। फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा जिसे हम पर्सनालिटी टेस्ट बोलते हैं। तो पर्सनालिटी टेस्ट होगा 100 मार्क्स का। मेंस एग्जाम होगी 800 मार्क्स की। उसी तरह से मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स की टोटल होगी और 900 में से आपका स्कोर जो आएगा उससे रैंकिंग लगेगी। तो जो टॉपर है उसमें पोस्ट होती है डेप्यूटी कलेक्टर, डीवाईएसपी जो है वो टॉप पोस्ट होती है। तो डेप्यूटी कलेक्टर, डीवाईएसपी जो है वो जो टॉपर्स है उनके लिए वो पोस्ट रहेंगे। बाकी जो सर्विसेज है जैसे निबंधक है, उपनिबंधक है, रजिस्ट्रार है, तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है, बीडीओ है, असिस्टेंट इसमें टैक्स ऑफिसर है वगैरह, ऐसे उसमें भी पोस्ट है। तो क्लास 1 और क्लास 2 ऐसे उसमें राज्यसभा में पोस्ट होते हैं। इसके बाद पीएसआई एसटीए असिस्टेंट, ये नॉन गैजेटेड होती थी सर्विसेज है, गैजेटेड नहीं है, नॉन गैजेटेड सर्विसेज है। ये क्लास 3 एंड क्लास 4 पोस्ट होती है। तो इसमें असिस्टेंट जो मंत्रालय में पोस्टिंग होती है असिस्टेंट करके, एसटीए होती है सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर, एंड पीएसआई पुलिस सब इंस्पेक्टर। तो इसमें प्रीलिम्स और मेंस होते हैं। इंटरव्यू सिर्फ एक ही सर्विसेज में है उसके लिए, बाकी पीएसआई के लिए फिजिकल होता है। तो इसमें भी आपको स्कूल के बुक्स पढ़ने हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, रीजनिंग वगैरह वगैरह करना है। इस देखिए अब सारे एग्जाम में मैथ्स आ ही रहा है। एमपीएससी में मैथ्स करना, मैथ्स थोड़ा अच्छा होना जरूरी है क्योंकि उसके मार्क्स काउंट हो रहे हैं। यूपीएससी में वैसा नहीं, उसमें सिर्फ वो पेपर क्वालिफाइंग है। फिर इसके बाद आती है सीएपीएफ एग्जाम है। पीएसआई एसटीए हो गई। पीएसआई एसटीए में आपको फिजिकल के लिए प्रैक्टिस करनी है, एसटीए में नहीं, पीएसआई के लिए। प्रीलिम्स और मेंस ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, उसमें इंग्लिश, मराठी, जनरल स्टडीज, ये सिलेबस में प्रीलिम्स और मेंस में आपको मैथ्स, ये 4 सिलेबस में रहेंगे।
फिर है सीएपीएफ का भी एक एग्जाम है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। अब ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस जो है इसमें असिस्टेंट कमांडेंट के पोस्ट होते हैं। तो असिस्टेंट कमांडेंट के पोस्ट जो है इसके लिए आपको इसमें 2 स्टेजेस में एग्जाम होता है। एक होता है रिटन एग्जाम होता है जिसमें जनरल स्टडीज एप्टीट्यूड वगैरह उसी तरह से होता है, और फिर इंटरव्यू होता है, फिजिकल होता है। लेकिन तो सीएपीएफ एग्जाम है जिसमें आप अपीयर कर सकते हैं, जिसमें आप आर्म फोर्सेस में आपका पोस्टिंग होता है असिस्टेंट कमांडेंट करके। इंश्योरेंस के एग्जाम है जिसमें आप LIC, नेशनल इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, ऐसे एग्जाम्स के लिए अपीयर कर सकते हैं। जो 12th के एग्जाम है एनडीए सीडीएस के एग्जाम होते हैं। 12th के जो स्टूडेंट है वो 12th के बाद एनडीए सीडीएस जैसी एग्जाम के लिए अपीयर हो सकते हैं। फिर जैसे आपने खड़कवासला का एनडीए वगैरह सुना होगा, वहां आपका ट्रेनिंग होता है। तो एनडीए सीडीएस के लिए भी आपको ऐसे सेक्शन वाइज उसमें होता है, साइंस, मैथ्स, जनरल स्टडीज, इंग्लिश, रीजनिंग। तो ये आप 12th के बाद ही एग्जाम्स दे सकते हैं। यूपीएससी के एग्जाम के लिए आपको upsc.gov.in पे आपको रेगुलरली आपको नोटिफिकेशन उसमें आते हैं। तो वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, नोटिफिकेशन चेक करते रह सकते हैं। तो 12th के जो स्टूडेंट है वो एनडीए सीडीएस के लिए जरूर ट्राई करें। बहुत अच्छा सर्विस है, मतलब एक ट्रेनिंग में जाना, 5 साल का 10 साल का उसमें बॉन्ड होता है। अगर आप क्वालिफाई नहीं करते तो वही प्रिपरेशन आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए, एमपीएससी के लिए काम में आता है। तो ये एग्जाम्स आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी हिंदी, हाँ, मीडियम जैसे होता है, आप यूपीएससी का एग्जाम अगर हम देखते हैं या कोई भी सेंट्रल सर्विसेज के लिए कोई भी एग्जाम है, तो आप मीडियम, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम में एग्जाम दे सकते हैं। यूपीएससी का एग्जाम जो है, क्वेश्चन जो है, पेपर जो है वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आते हैं, बट आप किसी भी मीडियम में यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं। वो आप मराठी में भी लिख सकते हैं, उर्दू में लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं, तमिल, आप कोई भी मीडियम आप उसमें ले सकते हैं। एमपीएससी में आपको मराठी और इंग्लिश, ये 2 मीडियम का ही ऑप्शन है, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव है इसलिए इतना डर नहीं है। यूपीएससी का जो एग्जाम है उसमें आपको लिखना है, तो इसलिए आपको अगर डर लग रहा है कि मैं इंग्लिश में नहीं लिख पा रहे हैं, तो आप हिंदी मीडियम ले सकते हैं, वह ऑप्शन है। आप इवन इंटरव्यू भी हिंदी मीडियम में या इंग्लिश मीडियम में या कोई भी मीडियम में आप वहाँ इंटरव्यू दे सकते हैं, वहाँ इंटरप्रेटर होते हैं, आपको वैसा ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। तो डरने की जरूरत नहीं है, कोई भी एग्जाम दे सकता है। मेरे साथ के कई लोग जो हैं, या आप रिजल्ट में भी देखते हैं तो मराठी मीडियम से भी लिखे हुए कई लोग हैं जो एग्जाम पास किए हैं। ऐसे कई लोग हैं, इवन विदर्भा से कई लोग हैं जो पीएसआई एसटीए भी एग्जाम पास हुए हैं, एमपीएससी की भी डेप्यूटी कलेक्टर की एग्जाम पास हुए हैं, और उधर यूपीएससी की भी सिविल सर्विस एग्जाम उन्होंने पास किए। और वो उनका पूरा एजुकेशन जो है मराठी मीडियम या हिंदी मीडियम में चलता है, मतलब उन्होंने लिया हुआ है। तो यहाँ लैंग्वेज का इतना बैरियर ना रखे, बस हिम्मत चाहिए, आप हिम्मत रखें, आप मोटिवेटेड रहे, प्रिपरेशन करते रहें। हर कोई एग्जाम ये पास कर सकता है, बस डेडिकेशन बहुत जरूरी है, सिंसियरिटी बहुत जरूरी है। खुद से, किसी और को दिखाने से अच्छा है कि हम खुद से वो सिंसियरिटी दिखाएं और प्रिपरेशन करें। किसी लैंग्वेज से या इंग्लिश से कोई डरने की जरूरत नहीं है। मैथ्स का जो है, मैथ्स बहुत जरूरी है। यूपीएससी में इतना जरूरी नहीं, लेकिन बाकी एग्जाम्स में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैथ्स बहुत जरूरी हो चुका है, क्योंकि कंपटीशन जैसे जैसे बढ़ रहा है उसका लेवल भी बढ़ता जा रहा है। तो जैसे ही मेरे पास जो 10th के स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए आ रहे हैं कि 10th के बाद या 12th के बाद हमें क्या करना चाहिए, ग्रेजुएशन में क्या करना चाहिए, तो मेरा ये सजेशन रह रहा है कि 12th तक आप मैथ्स जरूर रखें, कि आपका मैथ्स का प्रैक्टिस होता रहे, आप मैथ्स पढ़ते रहें। कि जैसे आपका यूपीएससी में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है जो मैथ्स ओरिएंटेड है, जैसे बैंकिंग सर्विसेज है, आईबीपीएस जो है, उसमें प्रोबेशनरी ऑफिसर एंड क्लरिकल,
ऐसे 2 रिक्रूटमेंट होते हैं। आरबीआई जो है उसका सेपरेटली एग्ज़ाम होता है, नाबार्ड की एग्ज़ाम होती है, सेबी की एग्ज़ाम होती है। ऐसे जो बड़े-बड़े जो इंस्टीट्यूशंस जो है उसके भी जो एग्ज़ाम है, ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा मैथ्स भी हम रेगुलरली प्रिपेयर करते रहें, कि हमें जॉब सिक्योरिटी उससे हमें बनी रहे। फिर अगर हम एमपीएससी ही टारगेट कर रहे हैं उसमें और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो सेपरेटली अपना एग्ज़ाम ले रहा है रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए, आरएफओ के लिए। तो आरएफओ का आप फॉर्म भर सकते हैं और इन सारे एग्ज़ाम्स में आप जो भी एग्ज़ाम टारगेट करते हैं तो ये बेसिक क्राइटेरिया रखिए कि आपको जनरल स्टडीज़, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स, ये 4 जो एरियाज़ हैं, ये आपको रेगुलरली प्रिपेयर करते रहने हैं। इन चारों एरियाज़ को आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है। इसमें ये एक्सक्यूज़ेस मत रखिए कि भाई मेरा ये एरिया स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेरा ये एरिया स्ट्रॉन्ग है तो मैं इसी को प्रिपेयर करूँगा। आप हेल्प लीजिए, जो आपके आस-पास या आपके छोटे भाई-बहन होंगे या आपके नेबर्स होंगे, उनसे आप हेल्प लीजिए। जो 6th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड, 8th, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 11th में पढ़ रहे हैं, उनसे आप हेल्प लीजिए मैथ्स के लिए, इंग्लिश के लिए। बाकी जनरल स्टडीज़ रेगुलरली आप पढ़ते रहिए, न्यूज़पेपर रीडिंग करते रहिए। घर में डिस्कशन करते रहिए। जो 10th 12th के बच्चे हैं, अगर बच्चे 10th से अगर उनका टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यूपीएससी देना है, एमपीएससी देना है, तो उन्होंने मैथ्स अगर आर्ट्स ले रहे हैं 11th से तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं यूपीएससी के लिए और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। लेकिन जो स्टूडेंट्स जो बच्चे साइंस ले रहे हैं, उन्होंने अपने 12th तक के अपने एग्जाम पे फोकस करें, क्योंकि उसमें उनका काफ़ी सिलेबस होता है, काफ़ी उनको वहाँ टाइम देना है, तो अननेसेसरी वहाँ वो डाइवर्ट ना हो। क्योंकि यूपीएससी के प्रिपरेशन में भी जैसे मैं आपको एनसीईआरटी इसलिए पढ़ने बोल रहा हूँ क्योंकि सिलेबस में जो 10th और 12th का सिलेबस भी हमारे यूपीएससी के प्रिपरेशन में है या एमपीएससी के प्रिपरेशन में हमें करना ही है। तो बेटर है कि वो तब वहाँ फोकस करे और 12th के बाद जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अपना प्रिपरेशन शुरू कर दे। उसमें स्टार्टिंग से एनडीए सीडीएस की एग्जाम देना शुरू करे, जो 12th के बाद आप दे सकते हैं। उसके बाद फाइनल ईयर जैसे अपीयर होते हैं, तो वैसे ही आप यूपीएससी, एमपीएससी और बाकी जो एग्जाम्स है, सीए, पीएफ, इंश्योरेंस वगैरह, ये सारे एग्जाम्स आप अपीयर कर सकते हैं। आप एलिजिबल होते हैं उसके लिए 21 ईयर्स अगर आप कंप्लीट करते हैं। एनडीए सीडीएस के लिए 18 ईयर्स वगैरह जो है वो क्राइटेरिया होता है, 16 ईयर्स क्राइटेरिया होता है, तो आप 12th के बाद वो एग्जाम दे सकते हैं। फिर क्लरिकल के और भी एग्जाम्स होते हैं एमपीएससी में, तो वैसे भी एग्जाम आप दे सकते हैं। इसके लिए रेगुलरली आप जनरल स्टडीज जो है वो अपना रीजनल जनरल स्टडीज भी पढ़ना पड़ेगा आपको। मैथ्स का प्रैक्टिस, रीजनिंग का प्रैक्टिस और इंग्लिश का सॉल्व करते रहिए। पैसेजेस जो होते हैं वो सॉल्व करते रहिए। अगर आपका मैथ स्ट्रांग रहे तो आपके लिए जॉब सिक्योरिटी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम सोच सकते हैं कि नहीं, हम कोई ना कोई बैंकिंग एग्जाम या क्लरिकल एग्जाम तो हम क्रैक कर सकते हैं। तो ऐसे आपको हर साल ये एग्जाम्स देते रहने हैं। इन एग्जाम्स में अगर आप पढ़ना, हाँ अभी पढ़ने का क्राइटेरिया जैसे कितने आवर्स पढ़ने चाहिए, तो देखिए मिनिमम आप वैसे तो हम 10 आवर्स, जैसे यूपीएससी के लिए आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो मिनिमम 10 आवर्स तो आपको पढ़ना ही चाहिए। 10-11 घंटे का जो प्रिपरेशन होता है बहुत अच्छा प्रिपरेशन होता है। जो सिलेबस कवर करना है वो हम 10 घंटे 11 घंटे में अच्छे से हम सिलेबस कवर कर सकते हैं अगर हम रेगुलरली पढ़ रहे हैं तो। अगर आप एमपीएससी का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मिनिमम 6 आवर्स तो भी आपको रेगुलरली पढ़ना है। देखिए इसमें मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि यूपीएससी ज्यादा टफ है और एमपीएससी उससे कम है, ऐसा नहीं। क्योंकि जो यूपीएससी या सेंट्रल सर्विसेज जो एग्जाम दे रहे हैं वही लोग स्टेट सर्विसेज के लिए भी अपीयर हो रहे हैं, इसीलिए कंपटीशन बढ़ रहा है। तो ना क्लरिकल की एग्जाम इजी है, ना क्लरिकल की एग्जाम टफ, ना यूपीएससी की एग्जाम इजी है, ना यूपीएससी एग्जाम टफ है। इट डिपेंड्स ऑन यू, हाउ यू प्रिपेयर, हाउ यू आर मोटिवेटेड।
तो आप जिस तरह से प्रिपरेशन करेंगे उस तरह से। तो रेगुलर एक अपना टाइम टेबल बना लीजिए। जो 10th के स्टूडेंट है वो 11th-12th पे अपना फोकस रखिए, वहां का प्रिपरेशन अच्छा करिए। जो लोग 12th हो चुके हैं वो एग्जाम जो होगी उनकी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, जो इंजीनियरिंग करे उनका 4 साल का, 5 साल, ऐसे जो लोग हैं, तो वो अपना टाइम टेबल बराबर बना के रखें। कॉलेज का जो पढ़ाई है वो कॉलेज में हो जाना चाहिए, उसकी जरूरत हमें घर पे पढ़नी नहीं चाहिए। आप ग्रेजुएशन से फिर प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं फर्स्ट ईयर से ही। तो आप घर में जब आते हैं, भी आपको लाइब्रेरी में टाइम मिलता है, आप यूपीएससी के लिए एनसीईआरटीज पढ़ना शुरू कर दीजिए, न्यूज़पेपर रीडिंग शुरू कर दीजिए। आजकल कई कॉलेजेस में लोग यूपीएससी का प्रिपरेशन या कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस वहाँ ग्रुप बनाइए, ग्रुप में थोड़ा डिस्कस कर लीजिए, इश्यूज जो है, करंट इश्यूज जो है वो डिस्कस करिए। बाकी डिस्कस करने में टाइम जाएगा, वैसा ना करते हुए आप जो करंट इश्यूज हैं उसको डिस्कस करिए। उससे क्या होता है, हमारे कई चीजें जो हमारे पढ़ने में नहीं आती है, हमारे व्यूज हमें पता, बाकी लोगों के व्यूज चलते हैं अगर हम डिस्कशन करते हैं, और उतना ही अच्छा वो हम में इनवाइब होता है। तो इसलिए डिस्कशन बहुत जरूरी है। तो इस तरह से आप वो एग्जाम प्रिपेयर करिए। रेगुलर पढ़ाई करते हैं, इसमें आप जैसे मैंने आपको बताया, जनरल स्टडीज, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स, ये 4 एरियाज आप अच्छे से करते रहिए। टाइम टेबल बनाइए। स्टडी पैटर्न में आप जो है रोटेशन फॉलो कर सकते हैं। इसमें देखिए, आप अपने अपने जो स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस है, उसको आइडेंटिफाई करके आप आपकी जो एरियाज है उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करिए। किसी ने बताया, देखिए यहाँ अप्लाई नहीं होता है। आपको देखना पड़ेगा कि आपके स्ट्रेंथ क्या है, आपके पढ़ने का पैटर्न कैसा है, उसको ही इंप्रूव करना है, ना कि उसको एकदम चेंज करना है। वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बेटर है आप, आपके जो स्ट्रेंथ है, जैसे रात भर लोग पढ़ते हैं, तो आपका स्ट्रेंथ है, ठीक है, उसको मेंटेन रखिए, उसको इंप्रूव करने की कोशिश करिए। कि रात को पढ़ रहे हैं तो उसको प्रोडक्टिव होना चाहिए। कुछ लोग दिन में पढ़ रहे हैं, तो कुछ लोग जॉब करके पढ़ रहे हैं, कुछ लोग कॉलेज करके पढ़ रहे हैं, तो उसको आप बराबर मेंटेन करिए, उसको इंप्रूव करने की कोशिश करिए। अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाने की कोशिश करिए, थॉट प्रोसेस बढ़ाने की कोशिश करिए। रोटेशन सिस्टम यूज करिए, कि जैसे आप मंडे ट्यूसडे है एक सब्जेक्ट लीजिए, उसमें मॉर्निंग, दिन का समय और इवनिंग का टाइम, इसमें आप 3 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट लेके आप प्रिपेयर कर सकते हैं, या 2 सब्जेक्ट लिए, दोपहर का टाइम आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, डिस्कशन करना है, ये कर सकते हैं। सुबह एक सब्जेक्ट और शाम को एक सब्जेक्ट, ऐसे आप अपना पढ़ना शुरू करिए। तो मॉर्निंग में आप मंडे ट्यूसडे एक सब्जेक्ट लीजिए, थर्सडे फ्राइडे दूसरा सब्जेक्ट लीजिए, फिर सैटरडे संडे जो आपने मंडे ट्यूसडे लिया था वो सब्जेक्ट लीजिए। तो ये सब्जेक्ट छूटेंगे नहीं। कुछ लोगों को आदत होगी कि नहीं भाई, मैं आई विल कंटिन्यू विथ वन बुक एंड वो जब तक खत्म नहीं होगा दूसरा बुक नहीं, तो उसको भी इतना चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप उसको अच्छे से कर सकते हैं तो, लेकिन उसमें मॉडिफिकेशन ये करिए कि आपको रिवीजन के लिए कुछ छोटा छोटा बना के रखिए, क्योंकि एक बुक खत्म करने के लिए 15-16 दिन लग गए या 10 दिन लग गए, फिर दूसरा बुक लेंगे, तीसरा बुक, चौथा बुक, पांचवा बुक, ऐसा सब्जेक्ट आप लेते रहेंगे, लेकिन पीछे के बुक अगर छूटते रहे तो वो वॉश आउट हो जाएगा। या फिर उसके लिए ऐसा कर सकते हैं, संडे का टाइम आप रख सकते हैं कि एक बुक खत्म हो गई, उसके 2 वीक बाद हम संडे को उस बुक को रिवाइज करेंगे। तो रिवीजन बहुत जरूरी है। तो जितने रिवीजन होंगे उतने अच्छे से आप वहां प्रेजेंट कर पाएंगे एग्जाम में। तो देखिए, सब्जेक्ट भी आप साथ में ले सकते हैं, जैसे ज्योग्राफी और हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी। साथ में पढ़ते पढ़ते आप ज्योग्राफी और इकोनॉमी कैसे रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं। तो ज्योग्राफी इकोनॉमी आप साथ में पढ़ सकते हैं। पॉलिटी और हिस्ट्री जो है वो रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं। तो साथ में इन सब्जेक्ट्स को आप पढ़ सकते हैं। तो ऐसे आप अपने स्टडी पैटर्न्स बनाइए, आपके टाइम टेबल बनाइए और रेगुलर रहिए। कुछ घर के फंक्शन है, रिलेटिव्स के यहाँ फंक्शन है, ये सारी चीजें छोड़ दीजिए। हाँ, लोगों को, आपको भूल जाने दीजिए, आप लोगों को भूल जाइए।
एक बार आप क्लास 1 सुपर क्लास 1 ऑफिसर बन गए तो सब लोग आपके पास आ जाएँगे और आपकी मिसाल देंगे कि अपने बच्चों को मिसाल देंगे कि देखिए वो ऐसा करता था कि किसी के यहाँ नहीं जाता था, शादी में कभी दिखता नहीं था, किसी के यहाँ प्रोग्राम में नहीं दिखता था, बाहर घूमते हुए नहीं दिखता था। तो ये इम्पोर्टेंस आप क्रिएट करिए, ये सारी चीज़ें बंद कर दीजिए। फ्रेंड सर्कल में जो आपके साथ प्रिपरेशन करते हैं, वही लोग आपके फ्रेंड सर्कल में होने चाहिए। डिस्कशन के लिए वही ग्रुप रखिए। सारे फ्रेंड्स आप जब एक बार उस पोस्ट तक पहुंच जाएंगे जो आपका गोल है, वहां जब आप पहुंच जाएंगे, सब लोग अपने आप आ जाएंगे आपके पास। तो ये मत सोचिए कि कोई हमारे बारे में ऐसा सोचेगा, अगर हम उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, हम उस शादी में नहीं जाएंगे, हम उस बर्थडे में नहीं जाएंगे, हम उनसे मिलने नहीं जाएंगे, गार्डन में दोस्तों ने बुलाया तो हम नहीं जाएंगे तो वो क्या बोलेंगे। ये चीजें मत सोचिए। दुनिया आगे निकलती रहती है, कोई किसी के साथ नहीं रहता है। तो इस तरह से आप प्रिपरेशन करिए। कुछ भी आपकी क्वेरीज है आप मुझसे पूछ सकते हैं, इसमें मैसेज डाल के रख सकते हैं, हम उसको आंसर करेंगे। साथ में एग्जाम देते रहिए। एम्प्लॉयमेंट न्यूज या जो वेबसाइट्स है upsc.gov.in, mpsc.gov.in, ssc.gov.co.in, ऐसे जो ये है वो आप वेबसाइट रेगुलरली चेक करते रहिए। एम्प्लॉयमेंट न्यूज जो न्यूज़पेपर आता है आजकल वो ऑनलाइन भी आता है, उसको चेक करते रहिए और सारे फॉर्म भरिए। जो लोग डेडिकेटेडली यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो 1-2 साल यूपीएससी के लिए दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनका एमपीएससी का भी 75% प्रिपरेशन उसमें हो ही रहा है। तो उनको ये सारे फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे बाकी भी फॉर्म भरते रहने चाहिए, तो उन लोगों ने सिर्फ यूपीएससी का या एमपीएससी का एग्जाम करते रहना है, मैथ्स का प्रिपरेशन करते रहना है और एग्जाम को अपीयर होना है। ऐसा नहीं होना कि ये एग्जाम आया तो भाई मैं इसका बुक ले रहा हूँ, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्जाम आया है सीजीएल का तो मैं इसका बुक लिया, ऐसा नहीं करना। शॉर्टकट बिल्कुल ही नहीं। 1 साल तक पूरा टोटली डेडिकेटेडली आपको रेगुलर वो स्टडी करना है। वो एग्जाम आते हैं उसको भूल जाइए, सिर्फ एग्जाम को अपीयर होके आ जाइए कि भाई ये एग्जाम ऐसे ऐसे होता है, बस वो भी करके जरूरत नहीं है। ऑनलाइन आजकल लोग अपलोड कर देते हैं पेपर्स, तो वो एग्जाम देख लीजिए। 1 साल के बाद आप सीरियसली फॉर्म भरना शुरू करिए और उसके एग्जाम को अपीयर करिए। फिर देखिए दूसरे साल आपके रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। इसका रिजल्ट आया, उसका रिजल्ट आया, किसी एग्जाम के इंटरव्यू में आप पहुंचे, किसी एग्जाम का प्रीलिम्स आपने क्रैक किया है, किसी में आपका सिलेक्शन हो गया है, तो आपके लिए प्रिपरेशन के लिए और टाइम होता है कि आप फिर से आपका जो मेन टारगेट है उसको प्रिपेयर करते हैं। तो इस तरह से आप सारे एग्जाम के फॉर्म भरते रहिए, सारे एग्जाम को अपीयर करिए। गवर्नमेंट जॉब्स निकलते रहेंगे, कभी कम ज्यादा होते रहेंगे, लेकिन ऑब्वियसली जॉब सिक्योरिटी चाहिए तो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक ही पैटर्न है, थोड़ा सा चेंज है, लेकिन प्रिपेयर तो वही करना है। जनरल स्टडीज, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स, ये आप प्रिपेयर करिए, एग्जाम देते रहिए। तो इस तरह से मैंने जो यूपीएससी वगैरह एग्जाम के बारे में आपको बताया। कुछ भी क्वेरीज रही तो आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं या मुझे मैसेज डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं इतने लोगों के साथ अभी इंटरेक्ट हो रहा हूँ, मैं गाइड कर रहा हूँ। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। एग्जाम को अपीयर करिए, हिम्मत रखिए। रूरल बैकग्राउंड के बच्चों को मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा कि जो हर साल यूपीएससी के रिजल्ट आते हैं या स्टेट के रिजल्ट आते हैं या कोई भी, उसमें रूरल बैकग्राउंड के बच्चे बहुत सारे हैं अभी तक। तो ना मैथ्स को डरने की जरूरत है, ना इंग्लिश को डरने की जरूरत है। हमारा डिसीजन मेकिंग जो होता है या ये जो चीजें हैं, थॉट प्रोसेस जो होता है, वो ज्यादा जरूरी होता है। और रूरल बैकग्राउंड के बच्चों ने ज्यादा सहा होता है, मतलब उनको ज्यादा पता है कि क्या क्या चीजों की जरूरत है। तो उनमें ज्यादा पैशन होता है कि
उस पोस्ट की ज़रूरत उनको किस लिए है। तो दे कैन पैशनेटली गो फॉर इट, वो ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। मेट्रो सिटीज़ के भी बच्चे अच्छे से आजकल कर रहे हैं, उनका एजुकेशन वो स्कूल से ही आजकल बहुत स्मार्ट एजुकेशन हो रहा है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर शशि ड्रीम फाउंडेशन, Harshal Dhoke, for inviting me to guide these students. Thank you. Thank you very much.